वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शास्त्र श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शास्त्र श्यामलाम मातरम वंदे मातरम बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी को, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ आज स्मिता जी हैं, एक नए अतिथि के साथ इस 75 दिन के कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष। हमारे साथ हैं स्मिता जी। स्वागत है स्मिता जी। धन्यवाद। स्मिता जी के बारे में जितना कम कहें हम कम ही होगा। एक बहुत ही उच्च कोटि की उनकी रचनाएं होती हैं, उनकी पहचान होती है। स्मिता दास केतकर जी गोवा में रहती हैं, गोवा की रहने वाली हैं। और सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं। ये 75 दिन 75 साहित्यकार, और हम बातें करेंगे हमारे महान महापुरुषों के बारे में, हमारे इतिहास से संबंधित उन महिलाओं और पुरुषों के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व इस भारत देश के लिए समर्पित कर दिया। इसी श्रृंखला में हम आज यहाँ उपस्थित हैं एक और नए व्यक्तित्व को लेकर, जो निश्चय ही किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्हें हम बड़े प्यार से माँ या ताई कहते हैं। तो ये शब्द ही इतना पीठा है, माँ और ताई। उन्हीं माँ के बारे में, सिंधु ताई सपकाल के बारे में हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। उनकी कुछ जानी अनजानी बातों को फिर यहाँ से एक बार रखने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारा साथ देंगी स्मिता दास केतकर जी, जो गोवा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज की हमारी साहित्यकार हैं, और हम उनके साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम स्मिता जी, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार पुनः हम। धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता जी हमारे साथ गोवा से जुड़ी हुई हैं। इनकी पहचान के बारे में मैं क्या कहूँ, जो भी कहूँगी कहीं ना कहीं वो कम ही होगा। एक बहुत ही मुखर साहित्यकार, इनका पूरा नाम श्रीमती स्मिता प्रसाद दास केतकर। इन्होंने अपनी शिक्षा M.Com के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त की है। साथ ही इस समय वह दूरसंचार सेवा में BSNL में वर्ष 1999 से निजी सहायक के पद पर कार्यरत हैं। एक दूरसंचार का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम, एक बहुत ही ऐसा कार्य जो एक से दूसरे को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। तो वो कार्य तो बखूबी स्मिता जी निभा रही हैं। साथ ही वो हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व से भी जोड़ने जा रही हैं आज के इस कार्यक्रम में। उनके बारे में, उनकी कृतियों के बारे में मैं जरूर यहाँ बात करना चाहूँगी। उनकी कई प्रकाशित कृतियाँ व साहित्य हैं, जिनमें प्रमुख है मेरी कलम से व अनुभूति। अनुभूति शब्द ही अपने आप में संपूर्ण है, कहीं ना कहीं भावनाओं से संबंधित। मेरी कलम से व अनुभूति, ये दोनों कविता संग्रह हैं। उनके कई साझा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें मैं स्त्री हूँ, आगार,
एवं प्रभांजलि। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है स्मिता जी की जितनी रचनाएं हैं कहीं ना कहीं वो नारी या महिलाओं पर केंद्रित होती हैं। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ स्मिता जी? बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए आज मैंने महानायिका को चुना है, सिंधु ताई माई को चुना है आज मैंने। इसीलिए स्मिता जी ने जिन्हें आज चुना है वो भी एक नारी है, एक महिला है, एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं स्मिता जी के परिचय के बारे में बात कर रही थी, उनके कार्य के बारे में बात कर लिया हमने, उनके शिक्षा के बारे में बात कर लिया, लेकिन उनकी साहित्यिक रचना, साहित्यिक सफर के बारे में कुछ बातें अभी और मैं जरूर बताना चाहूंगी अपने जुड़े हुए दर्शकों को, जिनका हम पुनः यहाँ अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वो जो हमें रोज हमारे साथ जुड़कर हमारे मन को एक और उम्मीद दे जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग हमें जो मिल जाता है वो हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। तो मैं स्मिता जी के बारे में बात कर रही थी। केवल वो साहित्यिक रचनाओं की, कृतियों की रचना ही नहीं, बल्कि उनके बहुत सारे संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं। कुछ स्वयं के हैं और कुछ साझा संग्रह। साथ ही वो बीएसएनएल की जो अनेक पत्र पत्रिकाएं, उस निगम की जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उसमें भी उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। बिंब कोंकणी पत्रिका, जो कि वो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित जगहों पर है, तो निश्चय ही वहाँ मराठी और कोंकणी भाषाओं का अधिक जोर होता है, तो उन्होंने उस भाषा में भी अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती, मतलब केवल क्षेत्रीय भाषाएं ही नहीं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा में भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और उनका प्रकाशन न केवल राजभाषा के इस पत्रिका में बल्कि केंद्र सरकार के अन्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। बहुत ही प्रतिभा की धनी स्मिता जी कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में सहभाग कर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कवि सम्मेलनों में काव्य प्रस्तुति कर चुकी हैं। तो केवल संप्रेषण माध्यम में नहीं, वो विज्ञान से भी जुड़ी हुई बहुत सी चीजों में पारंगत हैं। तो ये धीरे धीरे एक एक परत खुल रही है उनके व्यक्तित्व के बारे में, एक एक अच्छी अच्छी चीजें हम जानने को मिल रही है हमें। साथ ही यहाँ एक और उनके बारे में बहुत ही विशेष चीज है हमारे पास। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गोवा द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है अगर पुरस्कृत किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक साहित्यकार को एक बड़ा अच्छा लगता है, कुछ और अच्छा करने की कोशिश मिलती है, एक अच्छा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और साथ ही रचनाकार पटल के 2 श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, हिंदी साहित्य संग्रह समूह के साहित्य गौरव, साहित्य प्रेरणा एवं साहित्य सारथी सम्मान। ये लिस्ट बहुत लंबी है, हम इसे बीच बीच में और आप लोगों को बताते जाएंगे। क्यों ना हम कुछ स्मिता जी से ही उनके बारे में जान लें। जो हमने जाना उसके अलावा स्मिता जी किस तरह से अपने आप को हमारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहेंगी या समाज में अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या भूमिका रखनी चाहेंगी, मैं उन्हीं के शब्दों में क्यों ना हम लोग सुन लेते हैं। स्मिता जी। बिल्कुल, धन्यवाद सुनीता जी, मेरा परिचय आपने इस प्रतिष्ठित पटल पर रखा और मैं आभारी हूँ इस प्रतिष्ठित पटल गृहलक्ष्मी की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर आकर सिंधु ताई सपकाळ जी के बारे में अपने विचार रखने का, उनके जीवन संघर्ष से आप सभी को परिचित कराने का। जैसे मेरे परिचय के बारे में आपने पूछा तो बस इतना कहूंगी, जैसे स्मिता को हम स्मित लेते हैं, उसका एक मुस्कान से संबंध हो जाता है, तो स्मित हास्य चेहरों पर खिला सकूं, स्मित हास्य चेहरों पर खिला सकूं, सबको मुस्काने का हक दिला सकूं, धन्य हो जाए जीवन मेरा, धन्य हो जाए जीवन मेरा यदि काम किसी के आ सकूं। मैं इस मंच पर स्वयं को एक उस व्यक्ति के रूप में परिचित कराना चाहती हूँ जो केवल इतना चाहता है कि सब सुखी हों, सबका जीवन आनंदमयी हो और उन्हें ऐसे सुकून के पल देने में कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा क्यों ना हो पर योगदान हो।
मैं अभिव्यक्त होना चाहती हूँ, व्यक्त भी होना चाहती हूँ। जो कुछ भी देखती हूँ, समझती हूँ, मुझे नजर आता है, उन सभी को शब्दों में रखने का प्रयास करती हूँ। बस यही छोटी सी बात कहूंगी अपने परिचय के बारे में। जी सुनीता बहुत ही सुंदर बात आपने कही। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जी, बिल्कुल बिल्कुल यही आपका उद्देश्य है, यही आप अपने बारे में कहना आपने कहा यहाँ पर। और निश्चय ही आप स्मिता, एक स्मित मुस्कान सभी के चेहरों पर फैल गई होगी आपकी ये बातें सुनकर, और मैं तो अभिभूत हुई ही आपसे मिलकर। ये तो आभार आपसे आभार। परिचय के बारे में बात हुई। हम शुरू करते हैं अब आपके साहित्यिक सफर के बारे में। हम सिंधु ताई के बारे में बात कर रहे थे और उनके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। हम करें सभी जानते हैं एक माँ का स्वरूप थी वो। माँ का स्वरूप क्या, वो कई लोगों के लिए माँ ही थी। बिल्कुल जिन्हें ईश्वर ने माँ नहीं दिया था वो उन सब के लिए माँ थी, या जिन्हें माँ का बिल्कुल प्रेम नहीं मिला था उनके लिए वो माँ का रूप थी। उन्होंने भी कई रचनाओं का संकलन किया था, उन्होंने रचनाओं को रचा था, बिल्कुल कई रचा कविताएं, था, कई कंठस्थ इस किया तरह था। की उनकी हुई थी। जी तो क्यों ना हम उस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे ही। हम आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, आपका ये साहित्यिक सफर कहाँ से शुरू हुआ, और वो जी पहला ऐसा कार्य जो आपको आज भी याद हो, पत्र पत्रिकाओं या कहीं पर प्रकाशित हुई हो, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक सक्षम माना गया हो कि हम ये कर सकते हैं, या आपके अंदर ये प्रतिभा है। हम उसके बारे में बिल्कुल जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल। वैसे मेरे कविता लेखन का जो प्रारंभ है वो मेरे स्कूली दिनों में हो गया था। स्कूली दिनों में जबकि मैं चौथी या पांचवी में थी, मुझे याद आता है उस समय हिंदी की हमारी मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तक एक हुआ करती थी, बाल भारती। अभी भी शायद बाल भारती ही होती होगी पुस्तक। उससे मुझे विशेष लगाव रहता था। मैं गर्मी की छुट्टियों में अगली कक्षा की सारी कविताएं कंठस्थ कर लिया करती थी। उसमें मेरी रुचि अपने आप आने लगी थी, और जब स्कूल शुरू हो जाते थे तो मुझे तो सारी कविताएं कंठस्थ होती थी, तो खड़ा करके एक जो मनोबल बढ़ता था, तो उससे बड़ा पुरस्कार मुझे आज तक नहीं मिला। और मैंने 8वीं या 9वीं, मुझे याद है, एक कविता लिखी थी महात्मा गांधी पर, और हमारे स्कूल की प्राचार्य ने वह नोटिस बोर्ड पर लिखवाई थी, छपवाई थी, वह कागज लगाया था। तो मेरे लिए पहला प्रकाशन वो नोटिस बोर्ड का वो भित्ति पत्र था। उससे बड़ा कोई प्रकाशन अभी तक मुझसे नहीं हुआ। वो नोटिस बोर्ड जो था वो मेरी शुरुआत थी। उसमें जो प्रोत्साहन मुझे मिला, और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे कक्षा 11वीं 12वीं में आई, तो हमारे वहाँ ऐसा चलन है कि चलिए फेयरवेल है, बच्चों के लिए कुछ उनके स्वभाव के तरह से उन्हें 4-4 पंक्तियों में कुछ उन्हें रचना ऐसी दी जाती है। किसी के कोई गोरा है, कोई अच्छा है, किसी के बाल लंबे है, जो भी। तो हम ऐसी छोटी छोटी रचनाओं से वो जो शुरुआत हुई तो लोग पसंद करने लगे। फिर घर के लोगों पर लिखने लगी, तो माता पिता ने एक प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे यह प्रवास मेरा शुरू हुआ। फिर आगे जाकर जब नौकरी लगी, मैं गोवा आ गई, और मेरा भाग्य ऐसा था, सौभाग्य कहें ऐसा था, कि हमारे कार्यालय के बगल में ही आकाशवाणी केंद्र का मुख्यालय है। तो हम जिस बस स्टॉप से जाया करते थे, एक दिन मुझे वहां किसी ने पूछा, आपकी आवाज अच्छी लग रही है, आप गाना गाती हैं? तो मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, परंतु वहां लिख लेती हूँ और कविताएं पढ़ने का शौक है। तो उन्होंने कहा आप लंच टाइम में आइए, हम आपका ऑडिशन लेंगे। तो बस उस ऑडिशन से मेरी जो शुरुआत हुई, आज पिछले 23 सालों से मैं आकाशवाणी पर लगातार काम कर रही हूँ। वहां पर मेरे काव्य पाठ होते रहते हैं। बस यही साहित्यिक प्रवास की शुरुआत। कहीं ना कहीं आपकी ये बहुत ही कठिन परिश्रम जो आपने किया था उसका परिणाम है कि आज आप उस पद पर हैं, या इतना सम्मान आपको दिया जा रहा है। निश्चय ही बालपन की वो याद बहुत ही मीठी होती है, वो स्मृति। उस समय वो मिला छोटा सा सम्मान भी आज के कई सम्मानों से बहुत बड़ा होता है, और उसकी बराबरी कहीं नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी रचना आपकी गांधी जी के ऊपर आपने पहली रचना प्रकाशित की। उसको हम प्रकाशित ही कहेंगे, क्योंकि लोगों के समक्ष भित्ति पत्र था जी, नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ भित्ति पत्र था वो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये तो हमने रचनाओं की बात कर ली, सब कुछ कर ली। हम सभी जानते हैं हम आजादी का अमृत महोत्सव ये श्रृंखला मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ अर्पणा जी ने इतना अच्छा हमें ये मंच प्रदान किया है। गृह स्वामिनी संस्था से, इस मैगजीन से जुड़कर, इस पत्रिका ने
भारत के महानायकों, गाथावली, स्वतंत्रता से समुन्नति तक का ये जो कार्यक्रम हमारे समक्ष है, हम सभी सबके समक्ष लेकर आ रहे हैं। 15 महानायक, 15 साहित्यकार, 15 दिन लगातार। मैं 75 दिन, गलत, जी हाँ, 75 दिन, 75 दिन, 75 महानायक और 75 साहित्यकार। तो 15 तो बहुत कम है, 75 क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए 75 महानायक, 75 साहित्यकार और 75 दिन लगातार। बिल्कुल, हम आपसे इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले हम अर्पणा जी को और गृह स्वामिनी जी को, गृह स्वामिनी पत्रिका को जरूर एक धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने ये अवसर प्रदान किया हमें। तो अब यस, तो स्मिता जी, हम बातें कर रहे थे देश की आजादी के बारे में, अमृत महोत्सव के बारे में जी। तो हमारा देश भी अमृत महोत्सव मना रहा है, हम इस पटल पर भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, या जो आजादी हमें मिली है, आज आजाद होकर हम बैठे हैं, स्वतंत्र भारत देश में रह रहे हैं, तो इसमें किन कारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा? किन कारणों से ये हमें मिल पाई, या ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आजादी से संबंधित, आपके विचार में? बिल्कुल, आजादी, भारत को जो आजादी मिली है वह किसी एक व्यक्ति, नेता, कारण या किसी घटना का परिणाम नहीं रही है मेरी दृष्टि में, और ना केवल एक वो छोटा सा क्षण था कि वो आया और हमें आजादी मिल गई। 1857 की जो पहली क्रांति थी, उससे शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन कई ऐसे नाम थे जो हम नहीं जानते, बल्कि उन्होंने हंस हंसकर अपने प्राण त्याग दिए। आपको याद होगा जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, कितनी औरतों ने उस कुएं में अपना बलिदान दिया था। किसे पता है उनके नाम? हम नहीं जानते। कितने लोगों ने अपने खून बहाए हैं, हम नहीं जानते। जब हमारे देश में विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात हुई थी, तब मुझे याद है स्त्रियों ने, बच्चों ने, सभी ने, युवाओं ने आगे बढ़ चढ़कर अपने कीमती से कीमती गहने, विदेशी वस्तुएं होली की तरह जला दी थी। क्या ये सरल था, सहज था? मेरी दृष्टि में नहीं। आज हम आपसे कहें, हम स्वयं भी अपने हाथ की कोई कीमती विदेशी घड़ी हो, हम उसे अगर कहें ये विदेशी है, आप इसे फेंक दीजिए, तो क्या ये संभव हो पाएगा? जी नहीं, हम तो उसे ज्यादा सहेज कर रखेंगे, बल्कि जो हमने भारत में चीजें खरीदी हैं उससे भी अधिक हम उसे सहेज कर रखेंगे। तो ये कितना कठिन था, अपने हाथों से अपनी चीजें, कीमती चीजें जो हृदय के करीब हुआ करती थी, उस समय महंगी थी। आप देखिए रुपए का क्या मूल्य था उस समय, तो कितनी महंगी चीजें थी। उन्होंने एक क्षण का भी विचार नहीं किया, और हमारे देश की आजादी के लिए जो पैसा चाहिए था उसे खड़ा करने के लिए हर किसी ने वो जो त्याग दिया है, उन सभी का, और जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, यह उन सभी का आशीर्वाद है जो आज हमें आजादी के रूप में मिला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चय ही हमारे पास जो आजादी है, आज हम जिस आजाद देश में रह रहे हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों के उस बहुत का परिणाम है। मुश्किल कार्य जो उन्होंने अंजाम दिया है, जो उन्होंने त्याग किया है, जो अपना जीवन समर्पण, सर्वस्व समर्पण कर दिया है, उसका परिणाम है। और हम उन सभी के लिए कितने भी आभार व्यक्त कर लें, लेकिन वो कभी भी हम होना चाहिए। बिल्कुल, हमें मन से कृतज्ञ होना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपके विचार इसके बारे में। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने चीज बताई यहाँ पर हम सभी को। हम आजादी की बात कर रहे हैं, हर किसी को आजादी चाहिए। हम हैं, आप हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी हैं, उन्हें आजादी बड़ी अच्छी लगती है। तो जो चीज हमें इतनी अच्छी लगती है, तो उसको हम किस रूप में परिभाषित करना चाहेंगे? विशेषकर मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि अगर मैं कहूँ कि आप आजादी को किस प्रकार से परिभाषित करना चाहेंगी, या आपके अनुसार आजादी क्या है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज हम आजाद हैं, आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि हमें कुछ भी करने, कुछ भी कहने की पूरी आजादी है, किसी का अहित करने का हमें अधिकार मिल गया है, या हम सोशल मीडिया पर हम चाहे जो लिखें और कोई हमें कुछ ना कहे। यह तो आजादी नहीं हो सकती। असली आजादी विचारों के, जो कुंठित विचार हैं हमारे, उससे हमको बाहर निकलना है, उन बंधनों को हमें तोड़कर बाहर निकलना है। वह आजादी मेरी दृष्टि में सही आजादी है।
हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी आजादी से दूसरे की आजादी तो नहीं छीन रहे, उसे तो उसका हनन तो हम नहीं कर रहे, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। आदर और सम्मान करना चाहिए हमें दूसरों के धर्मों का, दूसरों को ईमानदारी से उनका भी सम्मान देना चाहिए, उन्हें भी वह स्थान देना चाहिए जो हमें अपने लिए चाहिए। यह हम एक दूसरे को जब समझने लगते हैं, एक दूसरे को हम बराबरी से जब देखने लगते हैं ना, वो विचारों की आजादी होती है। तो आज हमें उस आजादी की जरूरत है। हमें मूलभूत अधिकारों की तो बात करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जहाँ मूलभूत कर्तव्यों की बात होती है हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम तो आजाद हैं। तो बस ऐसी आजादी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर आपके विचार। सचमुच क्या आजादी का मतलब सिर्फ आजाद भ्रमण करना है, या शान बढ़ाने के लिए रुतबे से ऐठे और बैठे रहना है कि अब तो हमारा सब कुछ है, हम आजाद हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे रहेगी आजादी कायम जब सारे भ्रष्टाचारी हों, अपने तुच्छ स्वार्थ की खातिर लड़ती दुनिया सारी हो? तो कहीं ना कहीं अपने मनोभावों से ऊपर उठकर, अपने संकीर्ण विचारों से उठकर हमें आजादी के बारे में बात करनी होगी। और अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ 2 लाइनें जरूर ये बोलना चाहूंगी कि हम कहीं ना कहीं देश के लिए बने हुए हैं, देश के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि देश की आजादी में ही पंखों की उड़ान है, देश की आजादी में ही हम सभी की पहचान है, और देश की आजादी में ही छिपी हम सभी की शान है। बहुत ही सुंदर आपसे बात कर आपके विचार इतने अच्छे जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। तो स्मिता जी, हमने आजादी के बारे में किया, हम देश की बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आजादी के यहाँ पे मायने समझाया हमें, जो आपके लिए कितना महत्व रखता है। साथ में हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा एक संविधान बनाया गया, उस संविधान के अनुसार ही आज हम रह रहे हैं, या हमारा जीवन चल रहा है, या देश की व्यवस्था चल रही है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी उस संविधान के बारे में आपका क्या विचार है, और आप उससे कितनी प्रसन्न और संतुष्ट हैं, या उसमें कोई बदलाव चाहती हैं अपने हिसाब से? इस पर जरूर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, भारत का जो संविधान है वो हमारी भारत की स्वतंत्रता की, मतलब हम सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो जब वो हमारी रक्षा करता है, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि उसे भी हम बहुत सम्मान दें। आजादी की जो हमें कीमत हम लोगों ने चुकाई है, उसके बाद यह संविधान लिखा गया, और यह कई महीनों, कई दिनों की मेहनत थी जो लिखा गया, उसमें सारी बातें समाविष्ट कर दी गई हैं। मैं संविधान की पुस्तक को हर धर्म की हर पुस्तक से ऊंचा पाती हूँ। मुझे अपने मन में संविधान की पुस्तक सबसे पहले आती है, उसके बाद मेरे लिए कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ का स्थान आता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है, परंतु हाँ, अवश्य उसमें जो कुछ भी लिखा गया है हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें केवल, जैसे मैंने कहा था, अधिकार की बात नहीं करनी है, मौलिक कर्तव्यों पर भी विचार करना है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी विचार करना है, इन सबको हमें सम्मान करना है, यही हमारा संविधान बताता है। बहुत सुंदर स्मिता जी, संविधान के बारे में आपके विचार निश्चय ही बहुत सुंदर हैं, और कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छा सोचने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हम आपसे जुड़े कई और प्रश्नों को बीच बीच में लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम आज के महानायक के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लें। जी, सर्वप्रथम तो हम सिंधु ताई के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह उनके जीवन की शुरुआत हुई। जी जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने उन्हें क्यों चुना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। मैंने उन्हें कई बार सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष सुनने का भी मुझे मौका मिला है। आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके कार्य अमर रह गए हैं। वो हमेशा कहा करती थी कि लकीर की फकीर हूं मैं, लकीर की फकीर हूं मैं, उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या, इज्जत तो मेरी कम नहीं। क्या बात। उन्होंने जो स्थान हम सबके मन में अपना बना लिया है, वह मेरे लिए एक आदर्श है, और इसीलिए मैंने उन्हें चुना। यह कहने वाली हमारी माई सिंधु ताई सपकाळ
उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 1400 बच्चों को दत्तक लिया है, उनका पालन पोषण किया है। उनके परिवार में वो कहा करती थी, मेरे पास मेरे 250 दामाद हैं, 50 बहुएं हैं, न केवल ये बल्कि 250 गायें हैं। अब गायें क्यों हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उन्होंने क्यों गायें रखी। बिल्कुल उन्होंने कई अंधेरे में डूबती हुई जिंदगियों को आधार दिया है, उनके जीवन में आशा का दीपक जलाया है। खुद संकटों से वो लड़ती रही, हमेशा वो संकटों से लड़ती रही। आज एक हुआ तो कल दूसरा, ये इसका प्रश्न हल निकलता था तो फिर दूसरे दिन दूसरा खड़ा हो जाता था। ऐसे कई संघर्ष उन्होंने किए अपने जीवन काल में, लेकिन हर बार वो हारी नहीं, खड़ी हुई। ऐसी अनोखी माई हमारी माँ सिंधु ताई सपकाळ, वे एक भारतीय समाज सुधारक रही हैं। उन्हें हम आज मदर टेरेसा कहते हैं, भारत की मदर टेरेसा, अनाथों की माँ। ऐसी महान विभूति के बारे में मैं चाहती थी गृह स्वामिनी के इस पटल पर आप सभी को उनसे परिचित कराऊं। वैसे सभी उन्हें जानते हैं, परंतु फिर एक बार नए सिरे से उनका जो कार्य है जन्म से लेकर के अंत तक का, और जो अभी भी चल रहा है उनके न होने के बाद भी, वह सब मैं आपके सामने रखना चाहती थी। इसलिए मैंने सिंधु ताई को ही चुना है। यदि उनके जन्म के बारे में बात करूं, उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि विशेष रूप से भारत में जो अनाथ बच्चों के पालन पोषण का वो कार्य कर रही हैं, उसमें अब उनके साथ कई संस्थाएं भी आकर जुड़ गई हैं। उन्होंने वो शुरुआत कर दी थी। अब 2016 में सिंधु ताई को इस समाज कार्यों के लिए उन्हें DY पाटिल इंस्टीट्यूट से उन्हें डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली। आज वो डॉक्टर सिंधु ताई हैं, बल्कि हम नहीं कहते उन्हें, परंतु वे डॉक्टर सिंधु ताई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 750 पुरस्कार उन्हें मिले हैं। उनकी अगर मैं सूची गिनवाना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगा हमारे लिए। 4 बार वे राष्ट्रपति के हाथों से वे सम्मानित हुई हैं। 22 देशों में जा करके उन्होंने भाषण दिए हैं। देखिए, इतनी बड़ी जो हस्ती है, उन्होंने बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया और बाद में उनका भरण पोषण किया। ये कितनी बड़ी बात है। आज हमारे देश ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। अभी हाल ही में 2022 की जनवरी में 73 वर्ष की उम्र में वे हम सबको छोड़कर चली गई, परंतु ऐसा नहीं लगता कि वे गई, क्योंकि अभी भी वे हैं, उनका कार्य जीवित है। उनका जन्म के बारे में अगर मैं कहूँ तो वे उनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला है वर्धा, वहां पर एक मवेशी चराने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके घर का जो भरण पोषण का साधन हुआ करता था वो गाय भैंसे चराना था, वही उनके उदर निर्वाह का एक माध्यम हुआ करता था। बचपन में जैसे उनका जन्म हुआ तो उन्हें चिंदी कहते थे। आप सभी को तो पता है चिंदी किसे कहते हैं हम, जो एक फटे कपड़े का एक जो फटा टुकड़ा होता है, फिर वो किसी के काम नहीं आता। देखिए, ऐसा नाम बच्ची को जब दिया जाता है, सुबह शाम उसे चिंदी कहा जाता है, तो कितना आघात होता होगा उसके मन पर। तो ये जो संघर्ष है उनका, वो चिंदी नाम से शुरू हो गया, बचपन से ही शुरू हो गया। बिल्कुल, वो चिंदी चिंदी करके सिंधी सिंधी ऐसे करके वो सिंधु बाद में वो अपने आप होता गया। चिंदी से वो सिंधु ऐसे किसी ने रखा नहीं था, परंतु जैसे उनके कार्य आगे आते गए, उनका नाम सिंधु ताई, ऐसे घर वालों ने उनका नाम ये रखा। बिल्कुल, ये एक अर्श से फर्श तक का, ये एक फर्श से अर्श तक का सफर था जो उन्होंने तय किया था। एक बहुत ही छोटे स्तर से शुरू करके एक उच्च स्तर तक अपना जीवन उन्होंने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। निश्चय ही बहुत ही वंदनीय, बहुत ही पूजनीय सिंधु ताई के बारे में हम यहाँ बातें करते हैं। जी, उनका एक ही बात उनके बारे में अच्छी हुई थी, जो उनके पिताजी थे वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे, और ये पढ़ाने के लिए इनकी जो जिद थी, जो इच्छा थी, वो अब किसी बच्चे में मुझे नहीं दिखती। मतलब इतनी इच्छा तो मुझे नहीं दिखती, इतनी प्रचंड उनमें इच्छा थी कि उनके पिता क्या किया करते थे कि माँ कहती थी कि जाओ चिंदी तुम गाय भैंसे चराने ले जाओ। पिताजी कहते थे ठीक है तुम जाओ। तो ये गाय चराने के बहाने से जाती थी। गाय भैंसों को वो पानी में, जैसे नदी या नाला कहीं हुआ करता था, वहां पर बैठा देती थी। तो गाय जब पानी में बैठी रहती, उन्हें लगता है कि आधा 1 घंटे 2 घंटे तो बैठी रहेंगी कम से कम, तो उस समय वे दौड़ कर जाती थी और स्कूल पहुंचती थी अपनी। अब होता क्या था कि इस सब चीजों में इतना समय निकल जाता था कि वो तो उनका स्कूल शुरू हो जाता था, और उनके मास्टर जी उन्हें फिर हाथ में छड़ी का प्रसाद दिया करते थे रोज। वो पूछते थे क्यों देर हो गई तुम्हें, पर ये कारण कभी उन्होंने उजागर नहीं किया, कभी नहीं बताया कि मैं क्या कर रही थी, क्यों देर हो गई।
ऐसे ही घर के काम ऐसे कुछ बताती थी। एक दिन ऐसे ही उन्होंने गायों को रखा, गाय भैंसे चराने आई, नदी नाले में रखा। अब गाय भैंसे तो एक जगह बैठने से रही, वो बगल के खेत में घुस गई। अब उस एक रोचक बात है ये, तो इसीलिए यहाँ पर कहना चाहूंगी, जब गाय भैंसे बगल के खेत में चली गई तो खेत का जो मालिक था वो दौड़ता हुआ सिंधु ताई के पीछे पीछे आया और उनके स्कूल तक पहुंच गया। उसे भी अचरज हुआ कि ये सब करके स्कूल जा रही है। तो वहां उन्होंने अध्यापक के सामने ये इसे पुकारा और कहा कि ये कहाँ पर है। तो बाद में पता चला अध्यापक को कि ये इसका ये कार्य हुआ करता था, इसलिए इन्हें स्कूल में देर हो जाया करती थी। और उन्होंने उनकी लगन देखी कि वो फिर भी वो पढ़ रही हैं। उनके पास ऐसे हम जो कागज या नोटबुक वगैरह, हमारे पास तो आज कितने फैशन के एक से एक कवर वाले चीजें हमारे पास हैं, पर उनके पास वो सब नहीं था। एक कोई जंगली पेड़ हुआ करता था उस समय, उसके पत्ते को वो कागज की तरह लिखने के लिए वो प्रयोग में लाया करती थी। जी, तो ये परिस्थिति उनकी थी। ऐसे करते करते वो चौथी पास हुई। तो हमेशा वो हंसते हंसते कहती थी कि मैं हाफ टाइम चौथी पास हूँ, क्योंकि जब वो स्कूल पहुंचती थी तो आधा स्कूल तो हो जाया करता था। तो वो कहती थी कि मैं हाफ टाइम चौथी पास हूँ। वैसे आर्थिक रूप से काफी वो कमजोर थी, पिताजी खर्च नहीं उठा पाते थे, परंतु फिर भी उनकी कोशिश हुआ करती थी कि मेरी बच्ची पढ़ जाए। लेकिन जैसे वो गांव में थी, छोटे से एक परिवार में थी, आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो घर और कन्या थी, तो फिर घर, और वो जमाना कैसा था आपको तो पता ही है। फिर घर वालों ने सोचा कि चलिए इनका विवाह हो गया। जी, मैंने ऐसा सुना था कि उनका विवाह बचपन में ही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में, आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। वह भी 35 वर्ष के युवक से उनका विवाह घर वालों ने कर दिया। जो इतना बड़ा सा जो अंतर है, देखिए हमारे समाज की वो जो विकृति है, बस उन सब से हमको आजादी चाहिए है, जो आप पहले हमें पूछ रही थी। आजादी के मायने बिल्कुल यही, इन्हीं सब शब्दों में आजादी चाहिए। हम शायद नहीं जानते, पर पता नहीं, शायद किसी गांव में या किसी आदिवासी जिले में, गांव में ऐसा अभी भी शायद होता होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐसे कोने होंगे, होता होगा। तो हमें वो ढूंढना होगा, उन सबको निकालना होगा, फिर वो हम आजादी, हम कहेंगे कि हाँ अब हम अमृत वर्ष मनाएं, तब हमें अधिकार रहता है। तो जो भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक अत्याचार है, उनकी वो शिकार वो बचपन से ही हो गई थी। सिंधु ताई का, जैसे मैंने विवाह की बात कही, उनका विवाह श्री हरि सपकाल से हुआ, तो इसलिए वो सिंधु ताई सपकाल हो गई। लेकिन इस कुरीति का शिकार होने के बावजूद भी सिंधु ताई के जीवन के प्रति वे हमेशा आशावादी रही, संवेदनशील रही। वो दुर्व्यवहार के प्रति प्रतिकार करती थी। कई बार उनके पति घर में बसने के बाद भी वह जमींदार और अन्य लोग भी उन्हें छेड़ा करते थे, परंतु उन्होंने कभी स्वयं को किसी के सम्मुख ऐसे समर्पित नहीं कर दिया। वो उसके विरुद्ध है ना प्रतिकार किया करती थी, और हमेशा उनमें एक महिला, जी बिल्कुल, अपने आसपास जो महिलाओं के शोषण हुआ करते थे देखा करती थी। वो धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी, उन्हें समझ आने लगी, और वो गांव में देखती थी कि जो शोषण हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। दूसरों की बाजू लेकर के भी वो लड़ेंगी, मतलब सिर्फ वाद प्रतिवाद किया करती थी। उनमें वह संवाद की जो कौशल्य था वो तो बस लाजवाब ही था। उनके पास एक जो, जैसे हम पढ़ने के लिए आज हमारे पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, हमारे बच्चे कहते हैं तो जो पुस्तक वो कहें हम उनके सामने हाजिर कर देते हैं। उनके जमाने में उनके लिए जो पुस्तक हुआ करती थी, वह एक वो कागज का टुकड़ा होता था जिसमें वो राशन का कोई सामान लिपटा हुआ आता था। देखिए कितनी लगन है। अगर हमने उस जमाने में ऐसे पोहे या कुछ भी जो खाने की चीजें हैं अगर कागज में आ गई और वो अगर अखबार निकला तो बस वो तो धन्य हो जाती थी। वो ले लेती थी, वो अखबार पढ़ना शुरू करती। अगर किसी की नजर पड़ गई तो वे उसे छुपा करके कई बार खा जाती थी। या एक चूहे का बिल उन्होंने ढूंढा था, तो उस चूहे के बिल में वो कागज छुपा लेती थी। एक बार बड़ी सुंदर यादें हैं सिंधु ताई की, बिल्कुल, और हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। जी जी, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ही अच्छी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं मैं वो छोड़ना नहीं चाहती। बड़ी बातें तो सभी को पता है, लेकिन जो उनके जीवन की जो छोटी बात है ना, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि यही वो बातें जी जी, जो बहिनाबाई महाराष्ट्र की बहुत बड़ी जो कवियत्री रही हैं, एक बार उनकी कविता उनके हाथ लग गई, वो राशन के किसी कागज में, तो उन्हें वो कविता पढ़नी थी। उन्होंने क्या की, वो कविता ली और जैसे वो पढ़ने लगी उतने में उनके पति आ गए। तो उन्होंने उसकी 4 लाइनें पढ़ ली
और कहीं एक बड़ा सा उन्हें एक बिल मिल गया था, अपनी कागजों को रखने के लिए वो बिल ढूंढा करती थी, तो चूहे के बिल में रखती तो चूहा दूसरे दिन तो कागज मिलता ही नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो एक आधा बड़ा या कोई जगह ऐसा गड्ढा ऐसा कुछ मिल जाए तो एक बार उन्होंने बड़ा बिल ढूंढा और उसमें वो बहिनाबाई की हमारे कविता वहां रख दी, कविता का कागज, और वो था सांप या नेवले का बिल था। अब हुआ ऐसे कि उन्होंने जो कागज रख दिया, रात को सब सोने के बाद जब वो गई कि हम मैं निकाल लूं अपना कागज और पढ़ लूं, तो उन्होंने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद वहां था नेवला। अब नेवले को लगा कि सांप आ गया है, अब जो हाथ हम डालेंगे तो वो सांप की तरह जाएगा ना बिल में, तो उस नेवले को लगा कि सांप आया और उसने हाथ उनका पकड़ लिया, उंगली पकड़, मतलब हाथ तो कैसे छुड़ा पाई पर वो उंगली उन्होंने पकड़ ली, और एक कागज का टुकड़ा था बीच में, नेवला भी खींच रहा था, ये भी खींच रही थी और वो उंगली भी साथ में थी। इन्होंने लेकिन वो किसी तरह वो उंगली छुड़ा ली, कागज तो छुड़ा लिया लेकिन उंगली उनकी थोड़ी कट गई थी, मतलब वो आखिरी तक वो जख्म थी उनकी उंगली में, ऐसा भी मैंने सुना है। मतलब उन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए उस कागज को बचा लिया क्योंकि उसको उन्हें पढ़ना था। हाँ, क्योंकि वो कविता थी हमारी बहिनाबाई की, और उसमें उनको कविता से उनको एक विशेष लगाव हुआ करता था। जी। कभी भी वो ऐसे पढ़ती थी कोई कागज, तो उनके पति अगर आ जाते तो थोड़ा सा उनका अहंकार जो होता है, जो पुरुषी अहंकार तो आपको पता ही है कि पत्नी मेरी पढ़ पाती है, साक्षर है और मैं निरक्षर हूँ, तो ये कैसे कोई सहन कर सकता है ना। तो फिर उसके बाद वो फिर आपको पता है फिर कैसे जो महिलाओं पर जो शोषण होते थे वो सारी चीजों से वो गई है। घर वाले भी कई बार उनके जो सास या कोई हुआ करते थे तो कहते थे भाई तुम्हारी बीवी तो बस दिन रात कागज या कविताएं पढ़ती रहती है, काम धाम कुछ पढ़ती, ऐसा कुछ नहीं था। वे सब कुछ करने के बाद ही वो अपने पढ़ाई वगैरह जो भी अपना कागज वगैरह पढ़ा करती थी। तब भी लोग ऐसे मौका नहीं चूकते थे, कुछ ना कुछ बोलने के लिए होना चाहिए ना। मतलब आप देखिए हर चीज में संघर्ष था उनके, जो कहाँ से शुरू हुआ आखिरी तक वो चला, संघर्ष की पहचान थी सुताई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होता था कि इस लड़ाई के बाद जैसे जैसे वो और भी वो मजबूत होती जाती थी, क्योंकि वो प्रतिकार की क्षमता उनकी धीरे धीरे वो बढ़ जाती थी। कई बार हम चाहते हैं हम सरेंडर करते हैं, शायद उनकी प्रतिकार की वो क्षमता ही थी, तो आगे वो जीवन में इतना ऊंचा चढ़ गई, इतना ऊपर तक पहुंची और लोगों के लिए इतना कार्य किया। तो हम ये सिंधु ताई के बारे में बात कर रहे थे, उनके संघर्षों के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह उन्होंने अपने जीवन को सुदृढ़ किया और साथ ही अपने जीवन को दूसरे लोगों के लिए, खास करके बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, जो कि समाज में जिन्हें किसी ने नहीं स्वीकारा उन्हें सिंधु ताई ने स्वीकारा, क्योंकि वो स्नेह का सागर थी। उन्होंने अपने स्नेह की जो गगरी है वो सब पर उड़ेला और 1400 से ज्यादा बच्चों को माँ का रूप दिया, माँ का स्नेह दिया। तो ये हमारे देश की पहचान भी है। हमारे यहाँ जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी, कहेंगे कि यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि यहाँ लोगों में अपनापन बहुत होता है। बिल्कुल। तो हमारा देश इसीलिए एक बहुत ही सशक्त राष्ट्र है, क्योंकि हम एक दूसरे को में अंतर नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व पटल पे अपनी पहचान बना चुका है। तो इस पहचान को और मजबूत करने के लिए और सशक्त करने के लिए आपके हिसाब से और क्या कर सकते हैं, या ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इस भूमिका में और चमक बढ़ सकती है या यह और सशक्त हो सकता है? ये हम जरूर आपसे जानना चाहते हैं। जी जी जी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इन सब में बदलाव ला सकती है। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और वो जो आत्मविश्वास होता है वो कहीं बढ़ना चाहिए। उसको बढ़ने के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो हमें उसके पैर खींचकर उसे नहीं पीछे खींच लेना है, उसे हमें प्रोत्साहित करना है। आज छोटे छोटे बच्चे भी अगर कुछ करते हैं तो उन्हें हमें प्रोत्साहन देना है, हमें उन्हें आगे लाना है। और जब एक स्त्री, मैं खुद स्त्री हूँ और मैं कार्य भी करती हूँ, और जो घर में है वो तो पूरा ही दिन काम करते हैं, तो उनका तो कोई अंत ही नहीं है, पूरे वो दिन भर वो काम करती है। कम से कम मुझे घर के कामों से कुछ देर के लिए विश्रांति मिल जाती है, थोड़ा सा एक छूट मिल जाती है, अपना एक दूसरा मेरा एक जीवन वहां हो जाता है, मेरे दो विश्व हो जाते हैं। परंतु जो घर की महिला है उसे भी वो पूरा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा समय वो अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती है।
बल्कि चाहे तो वह भी बाहर निकले, अपने त्याग करे। मेरे काम करने की वजह से कई चीजों के लिए परिवार को त्याग करना पड़ता है, उन्हें समझौता करना पड़ता है, कहीं परंतु ना कहीं। अगर जी, हाँ जी। तो स्त्री स्त्री के लिए हमें सम्मान की, यहाँ पर सम्मान देने की आवश्यकता है। वो अपना नजरिया, दृष्टिकोण है ना, उसके प्रति सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं एक पारिवारिक सामंजस्य की बात आती है, एक समझ बिल्कुल, की बात आती है। केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष को भी, दोनों को आपस में एक दूसरे को एक समझते हुए इन कार्यों संभालना में है। सहयोग देना होता है, तो ही ये जी संभव है। जी। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी स्मिता जी, आपके विचार में ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां या बाधाएं हैं जो आज जरूरी है दूर करना? जी, बिल्कुल। जैसा हम कहते हैं कि भारत आजाद हो गया है, पर मेरे विचारों में अभी थोड़ी सी आजादी बाकी है। अब वो कैसी आजादी बाकी है बताती हूँ आपको। आजाद हो गया है भारत, पर हम अभी आजाद नहीं। फल फूल रहे हैं मुट्ठी भर लोग, सारे हुए आबाद नहीं। भूखमरी खींचते हैं हम तस्वीरों में, सुनते हम फरियाद नहीं। भारत बंद हो जाए तो क्या, हम होंगे बर्बाद नहीं। टूटती है महंगाई से कमर, सुधरे अभी हालात नहीं। ये जो छोटी छोटी बातें मैंने कही कि भुखमरी हम तस्वीरों में खींचना हमें आता है, लेकिन हमें वह नहीं दिखता कि वो फरियाद कर रहा है। तो ये आजादी, हमें इसकी जरूरत है हमें। और क्या होता है कि जो आजाद हो रहा है, पूरे लोग हमारे फल फूल नहीं पा रहे हैं। फल फूल रहे हैं मुट्ठी भर लोग, और सारे हुए आबाद नहीं। तो इन सब चीजों से हमें आजादी की जरूरत है। महंगाई से भी टूटती है कमर, और सुधरे अभी हालात नहीं। तो इस सब ये जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, यही मेरी दृष्टि में अभी सबसे प्रमुख है। बिल्कुल, बहुत सुंदर स्मिता जी। हमने सिंधु ताई के बारे में ये भी सुना है कि जब उन्हें घर से निकाल दिया गया था तो एक रेलवे स्टेशन पे उन्होंने शरण ली थी, उसके बारे में हम जी जरूर जी कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी जी जी, मैं धीरे आ रही हूँ उस ओर। मैंने जो उनके विवाह के बारे में कहा था, 20 वर्ष की उम्र में विवाह तो भी जल्दी हो गया, और 20 वर्ष की उम्र में वह गर्भवती भी हो गई। एक बार गाय के गोबरों के लिए, गाय का जो गोबर महिलाएं गांव की उठाया करती थी, उन्होंने इसके लिए जब जमींदार से, या उस मेरे ख्याल से वन अधिकारी से, उन्होंने इस बारे में बहस की कि नहीं, उस पर तो गांव की औरतों का भी हक बनता है। तो उन्हें इतना इनके बारे में गुस्सा आ गया कि इन्होंने उनके पति से कह दिया कि इनके बारे में कुछ ऐसी गलत भ्रम उनके मन में पैदा कर दिया। तो उसी रात उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया, और उस समय वे 9 महीने की गर्भवती थी। और उन्होंने उसे गाय के गोठे में, वहां उन्हें, अपनी पत्नी को उन्होंने ढकेल दिया, और उन्हें पेट पर ही उन्होंने कई बार लातों के भी मार दिए हुए। तो इस रात में वो ऐसी अधमरी अवस्था में वो बेहोश जैसी हो गई थी। और वहीं पर जो रात की स्थिति में है, अंधेरे में, वहां उन्हें लगा, उनके पति को और घर वालों को, कि शायद रात भर गाय मारेंगी, लात अपने ये वगैरह, तो ये सुबह तक तो ये पूरी तरह से ही मर जाएंगी, ऐसा उन्हें लगा। परंतु हुआ क्या कि उनमें जो एक गाय थी, वह इस तरह से उनके ऊपर खड़ी हो गई, और उन्होंने बाकी की गायों को उनके नजदीक नहीं आने दिया। एक गाय उनका रक्षण कर रही थी। और उस अवस्था में उन्होंने एक छोटी सी पुत्री को जन्म दिया। परंतु बात ऐसी आ जाती है कि गाय के गोठे में आपको जन्म के लिए जो उस समय जो आवश्यक होती है चीजें, एक जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हम कहाँ से लाएंगे, जो गर्म पानी है, जो भी चीजें। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक जो नजदीक एक जो पत्थर पड़ा था, उसके उन्होंने 16 वार किए, एक दो नहीं बल्कि 16 बार उन्होंने उस नाल के ऊपर किए। और उन्होंने फिर वो शिशु अपने से अलग किया। पर इसके कारण वहां केवल रक्त ही हर जगह फैला हुआ था। जैसे तैसे उन्होंने उस बच्ची को उठाया, और ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो पूरी उनकी रात भर मारा था। और अगर उन्होंने शिशु को जन्म दिया है, तो कैसी उनकी अवस्था रही, कितनी ताकत होगी उनके मन में, बाकी उनके त्राण बाकी रहा होगा उनके शरीर में, आप समझ सकती हैं। ऐसी अवस्था में वो धीरे धीरे नदी या नाले की तरफ ले गई, और उस ठंडे पानी में उन्होंने शिशु को साफ किया, और उन्होंने स्वयं को भी साफ किया। तो उस ठंडे पानी से जब शिशु को साफ किया, तो उनके साथ वो कहती थी कि मेरी बेटी का भी संघर्ष उसी दिन शुरू हो गया, और उन्होंने उसे नाम दिया ममता। आगे जाकर के उसके बारे में तो कई बातें कहूंगी। एक बार उन्हें फिर लगा कि अब मैं इसका भरण पोषण कैसे करूं,
तो पेट की भूख तो बस कातिल होती है। रेलवे स्टेशन की ओर चली गई एक दिन, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब यहीं पर ही जान दे देते हैं। कई बार क्या किया करती थी, वो भीख मांगा करती थी। वो गाना अच्छा गाती थी, जैसे मैंने कहा कविताएं पसंद थी उन्हें, तो गाती थी और गाती थी, अच्छे से गाती थी, तो उन्हें भीख मिल जाया करती थी और उससे वो अपनी बेटी के लिए या जो भी अपने स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। एक बार उन्हें काफी भोजन भी मिला, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आज काफी पेट भर खा लिया है, अब रोज रोज के संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना मैं अपना जीवन यहीं समाप्त कर दूं। तो उस दिन वे रेल की पटरी तक पहुंची। वहां उन्होंने देखा एक अधमरी हालत में एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर बैठे थे और ऐसे करा रहे थे कि मुझे बचा लो, भोजन दे दो, पानी दे दो कह रहे थे वो, पानी दे दो, भोजन दे दो, ऐसे करके कह रहे थे। तो इन्होंने सोचा चलो अभी मरना ही है मुझे, अपने पास जो भी बचा हुआ है तो इन वृद्ध व्यक्ति को दे देते हैं। तो उन्होंने उसे दिया और उसमें कुछ थोड़ी ऊर्जा आने लगी और जो पूरी तरह से सपाट हो चुका था व्यक्ति, वो कुछ बोलने लगा। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे एक निवाला खिलाने से उसमें जान आ गई है, तो फिर मुझे मरने की क्या जरूरत है, क्यों ना मैं ये काम मैं करूं, जो मैं वैसे ही मैं भीख तो ले ही रही हूँ, क्यों ना मैं इसमें से अभी दूसरों का भी पेट भरना शुरू करूं जिन्हें भीख नहीं मिल पाती है। तो यहाँ उन्होंने, उनका जो टर्निंग पॉइंट था, वो जो पहला टर्निंग पॉइंट तो उनके पति ने निकालने के बाद जो गाय के गोठे में हुआ वो था, और उसके बाद ये दूसरा था कि वो पटरी से फिर वापस आए। फिर वो रोज भिक्षा मांगती थी, उन्हें जो भी मिल जाता था वो कहीं पर बैठ जाती थी, पर होता क्या था, अपने साथ के जो भिखारी थे उन्हें भी वो दे दिया करती थी। अब उसके पीछे वो क्या कहती थी, अगर मैं भिखारियों के साथ बैठ करके भिक्षा वो खा लूंगी तो उनसे मुझे धोखा नहीं होगा, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब अपनी वो रक्षा के लिए भी उन्होंने वैसा सोचा। पर होता क्या था, वो उन्हें खिला देती थी और ये भिखारी तो पक्के भिखारी थे, तो सो जाया करते थे। अब हो जाती थी घनी रात, सिंधु ताई को थोड़ा सा बच्ची की सुरक्षा के लिए ऐसा थोड़ा सा भय का अगर वातावरण ऐसा रात के समय में हो जाता है, तो वो सोचती थी शमशान से सुरक्षित कोई भी जगह नहीं है, रात के समय तो वहां कोई आएगा नहीं। और हमारे धर्म में आपको पता है शाम के बाद तो अंत्य संस्कार होते नहीं है एक समय के पश्चात। तो उन्होंने कहा वहां तो कोई आएगा नहीं, तो वे शमशान की ओर चली गई। बाद में जब भूख लगी उन्हें, तो उन्हें देखा कि एक चिता जल रही है, कुछ बस गर्म थी चिता की लकड़ियां, थोड़ा सा आटा वहां दिखा उन्हें, और जो टूटा हुआ मटका होता है ना, जो अंत्य संस्कार के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसमें थोड़ा सा टूटे मटके में थोड़ा सा पानी था। उन्होंने वो आटा लिया और उस टूटे मटके के पानी से जैसे तैसे उन्होंने रोटी बनाई, और उस चिता, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस चिता की लकड़ी पर ही उन्होंने वो रोटी सेकी और वह रोटी खाई उन्होंने। ऐसे कई दिनों तक उन्होंने शमशान में रात गुजारी है। देखिए ये कितनी करुण बात है, कितनी करुण बात है। जब उन्हें एक और शौक था, उन्हें भजन गाना अच्छा लगता था, पर क्या था, उनके फटे वगैरह कपड़े हुआ करते थे, तो कोई मंदिर या कोई किसी जगह उन्हें भजन में कोई भी अपने पास नहीं करता था, प्रवेश नहीं देता था। लेकिन वो भी तो जिद्दी पक्की थी, जहाँ भजन कीर्तन हुआ करता ये तो बैठी रहती, और जो गा रहा होता था उसके पीछे मुझे एक गाने दो, मुझे एक बार गाने दो, ऐसे करा करती थी। और आखिरी में वो आदमी परेशान होके, हाँ, जुझारू व्यक्ति की पहचान, बिल्कुल, आखिरी में वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और बोलता है भैया तुम गा ही लो चलो, तो फिर वो भजन गाती। तो भजन गाने के बाद बारे में बातें करें जी, जितनी उनके बारे में बातें करें, हमें बहुत मतलब समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा, कितनी कहानियां उनके बारे में, क्या करें क्या छोड़े के बारे में। बिल्कुल, ये सोचना वाकई में जीवन उनका एक बहुत ही संघर्ष की पहचान है। किस तरह उन्होंने अपने जीवन को पहले एक संबल प्रदान किया और अपने जीवन को व्यवस्थित कर उन्होंने समाज को व्यवस्थित किया। कितने घरों के दीपक जो समय से पहले बुझने वाले थे, उन्होंने उनको ज्योति प्रदान की, और उन सभी बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उन्हें इससे कोई संबंध नहीं होता था। उन्होंने उनको एक नया जीवन दिया, उन्हें एक नया भविष्य दिया और हमारे देश के भविष्य को सुदृढ़ किया। बिल्कुल, आपसे बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर हो रही हैं स्मिता जी। इतनी सुंदर जानकारियां हम सिंधु ताई के बारे में सुन रहे हैं यहाँ पर, और आपने जैसा बताया उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, 750 से ज्यादा।
बिल्कुल उस बिल्कुल पर हम जरूर थोड़ा सा जी। कुछ देखिए, प्रमुख बिल्कुल पुरस्कारों के बारे में जानना चाहेंगे। जी एक बार उनका छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी। एक बार उन्होंने आदिवासी महिलाओं के लिए संघर्ष किया था। तो उन्होंने आदिवासी महिलाओं ने इन्हें शरण दे दी थी और उनके साथ वो रहा करती थी। और धीरे धीरे वो क्या करती थी, जो भी रास्ते पर बच्चा दिखा उसे वो ले आया करती थी। मतलब परित्यक्त बच्चों को वो उठाकर लाया करती थी। ऐसा ये नहीं है, किसी को भी मतलब उन्हें रोते बिलखते बच्चे दिखे रास्ते में तो उठा ले आया करते। एक बार कचरे के डब्बे से उन्होंने एक बच्ची को उठा लिया था, जो मात्र 9 घंटे उसका जन्म काल था। इतना द्रविड़ एक दृश्य था वो। उन्होंने अपनी स्वयं की बेटी को दगड़ू शेठ हलवाई को दे दिया था, क्योंकि अगर मैं अपनी बच्ची को संभालूंगी कि दूसरे के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, मैं उसकी अधिक उसकी ओर ध्यान दूंगी। तो जी, धीरे धीरे लोग उनका कार्य समझने लगे थे और दगड़ू शेठ जो पुणे के बड़े हलवाई मतलब मंदिर है, ट्रस्ट है, उन्होंने अपनी बच्ची को उनके पास दे दिया। आज उनकी बच्ची MSW कर चुकी है, एक अनाथ आश्रम चला रही है और कुछ गौशाला भी माई के नाम पर हमारे वर्धा में और कई जगहों पर है। मैं उन संस्थाओं के भी आपको नाम बताऊंगी। अगर पुणे या कहीं भी अगर आपको अगर जाने का वहां अवसर मिलता है तो आप अवश्य उन आश्रमों को, उन अनाथ आश्रमों में आप भेंट दें। मैंने अपनी बेटी को जी हाँ जी जी देना आसान नहीं होता है। दूसरों के हाथ में अपनी बेटी सौंप देना आसान नहीं होता है। यह उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्हें बाकी अनाथ बच्चों को के लिए अपनी माँ होना था। जी बोलिए। मैंने ऐसा भी सुना है कि उनके जीवन पर, क्योंकि उनका जीवन इतना रहा है, करुण रहा है, द्रविड़ रहा है और इतना प्रेरणादायी रहा है सभी के लिए, तो उस पर एक फिल्म भी बनी है। जी जी जी, सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल पे एक मराठी फिल्म भी बनी है उनके जीवन पर, और एक डॉक्यूमेंट्री भी उनके ऊपर बनाई गई है और इसको 2010 में रिलीज किया गया था। जी, और अनंत महादेवन ने बनाई थी। उल्लेखनीय बात ये है यहाँ पर कि इसको 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और बहुत ही इसकी सराहना की गई और इसको कई पुरस्कार भी मिले। ये भी एक इनका इन्होंने मुझे लगता है केबीसी में भी कौन बनेगा करोड़पति में भी एक इन्होंने भाग लिया था। उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें। जी जी, केबीसी में तो आई थी वे, और वैसे कई मंचों पर भी आई थी। उन मंचों का अधिक उल्लेख करना चाहूंगी। उसके पहले मैं आपको एक बताऊं कि उन्होंने उनके लिए एक सबसे बड़ा जो मंच, वो कहती थी सबसे बड़ा मेरे जीवन का जो सम्मान उन्हें मिला वो उनके खुद के गांव में उन्हें मिला, जहां से वो उन्हें निकाल दिया गया था। उस गांव में उनका सत्कार समारोह था और वहां उनके ससुराल और मायके से भी उनके ही लोग आए थे, उनकी सास, और जो जिन्होंने उन्हें निकाला, जब वे समझने लगे कि ये क्या चीज है तो वे आए थे और इनका सत्कार हो रहा था। महाराष्ट्र के बड़े बड़े साथ, वो कहती थी कैबिनेट के मंत्री वहां पर उस समय मौजूद थे। उनके पति किसी कोने में बैठे हुए रो रहे थे। उनकी नजर अपने पति पर गई और उन्होंने पति से कहा कि आज तुम रो रहे हो, उस समय मैं रो रही थी और तुमने मुझे निकाल दिया, परंतु मैं तुम्हें नहीं धुतकारूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, परंतु हाँ, एक शर्त होगी कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती, तुम्हें मेरा पुत्र होना होगा। जी, तुम्हें मेरा पुत्र रहना होगा। बिल्कुल। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। बहुत ही बहुत पति सुंदर। तैयार हो गए और 5 वर्षों तक उनके अनाथ आश्रम के बच्चों को उन्होंने बताया था कि यही वे वजह है कि जो आज मैं तुम बच्चों की माँ हूँ। अगर उन्होंने उस दिन मुझे निकाला नहीं होता तो आज मैं इस समय तुम सबकी माँ नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए इनका आप ध्यान रखो। उन्होंने 5 वर्ष तक सब बच्चों ने उनकी देखभाल की और अभी पिछले वर्ष शायद माई के 1 वर्ष पहले ही उनका निधन हो गया। ये बड़ा सत्कार था। जो केबीसी अन्य मंच की बात करते हैं तो उसके से बड़ा यह मंच था उनके लिए। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जब अपने पति को वहां पर स्वीकार किया एक बच्चे के रूप में, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा बच्चा है, ये मेरा सबसे बड़ा बच्चा है और मेरे इस घर में या इस संस्थान में जितने बच्चे हैं वो इन सबसे छोटे हैं, तो ये बड़े बच्चे और बाकी सब छोटे बच्चे। कितना रोचक जानकारी उनके बारे में। जीवन में उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के लिए कोई दुर्वचन नहीं बोले, उन्होंने हमेशा लोगों का सम्मान किया और अपने जीवन को हमेशा लोगों के लिए ही रखा। बहुत ही सुंदर आपसे आज की जानकारी, इतना सुंदर आपसे जानने को मिला। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने आपसे सुनी। और अंततः अगर मैं आपसे कहूं कि
हम अगर ताई की बात कर रहे हैं, सिंधु ताई की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ शब्दों में आपको उनके व्यक्तित्व को रखना हो तो आप क्या रखना चाहेंगी? हम सभी जानते हैं उन्होंने बहुत से परिश्रम किए, बहुत सी दुरूह कार्य किए, सब कुछ किया। एक महानायक के रूप में जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, उसको जरूर हम यहाँ लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। हम उन्हें उन्हीं जी के रूप में याद रखें। जी जी। जब वे महानायिका, जब उन्हें लोग पसंद करने लगे, उनका कार्य जहाँ प्रसिद्धि पाने लगा, धीरे धीरे उन्हें कई मंचों पर बुलाने लगा और उन्हें सम्मान उन्हें मिलते रहे, तो वो हमेशा कहा करती थी कि आप ये जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरा पुरस्कार मुझे दे रहे हैं, जब पेट की भूख होती है ना, तो उस समय ये सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी भाषण के बाद वो कहा करती थी कि आप मुझे कोई कागज का टुकड़ा या चाहे तो सम्मान पत्र ना दें, परंतु एक झोली फैला देती थी कि आप इसमें अपना दान डालें ताकि मेरे बच्चे सुबह शाम खा सकें। मैं सिंधु ताई के जो व्यक्तित्व और उनके आदर्श को हम अगर रखते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने हिस्से की एक छोटी सी निवाला, छोटा सा निवाला, छोटी सी रोटी या कुछ भी अगर हो सके दान, अगर हम ऐसी संस्थाओं को करते हैं जहाँ वैसे बच्चे, अनाथ बच्चे अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो ये हमारा सभी का जो जीवन है वह सही अर्थों में मायने पा जाएगा। बहुत सुंदर आपके विचार। निश्चय स्मिता जी, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी बातें आपने सिंधु ताई के बारे में हमारे दर्शकों को बताई, और बीच बीच में मैं बताना चाहूंगी, दर्शकों ने हमें भरपूर प्रोत्साहित किया। उन्होंने अच्छे विचार उसमें बीच में लिखते गए, प्रशंसा के लिए शब्द लिखते गए, और हर तरह से हमें प्रोत्साहित किया, और हर तरीके से उन्होंने हमारे इस आज के हमारे जो हमने विचार यहाँ रखे हैं, आपने जो सुंदर बातें बताई हैं, उसको बहुत ही इतने अच्छे शब्दों में उन्होंने यहाँ पर हमारी प्रशंसा की है। बहुत अच्छा लग रहा है, इस मंच की प्रशंसा की है। और निश्चय ही हमारे दर्शक हैं जिनके जुड़ने की वजह से जो हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और उनके समक्ष हमेशा कुछ नया लेकर आए और कुछ अच्छी जानकारियां उनको देते रहें। और हम बात कर रहे थे सिंधु ताई के बारे में। सिंधु ताई के बारे में तो मैं अंततः सिर्फ यही कहना चाहूंगी, सिंधु ताई ये एक किस्सा एक औरत का। सिंधु ताई क्या है? एक महिला, एक स्त्री, एक नारी। सिंधु ताई वो है किस्सा एक औरत का जिसकी हर सांस में जिंदगी का जज्बा है, महक है, भाव है, स्नेह भी अथाह है, गहन है, उड़ान है, वेग भी अपार है, आदि से अंत तक केवल और केवल मानवता का विचार है। निश्चय ही हमारी सिंधु ताई, जिनको हम पुनः प्रणाम करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी नारी, हमारे इतिहास कितना धनी है कि इतने महान व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। और स्मिता जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही अच्छे तरीके से उनके बारे में हम सभी को परिचित कराया। कुछ चीजें हम सभी को पता थी, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमें वाकई में नहीं पता थी, आज स्मिता जी ने हमारे सामने रखा। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं स्मिता जी के। बहुत ही सुंदर विचार आपके, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातें कर यहाँ पर। बहुत जी धन्यवाद सुनीता जी। आपका जो सशक्त ये संचालन रहा, उसकी भी प्रशंसा जितनी की जाए कम ही होगी। अर्पणा जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और इस प्रतिष्ठित मंच से आप सभी जो जुड़े हैं दर्शकगण, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। चलते चलते बस इतना कहूंगी कि जिए तो क्या जिए हम सब अपनी ही खातिर। माई के ही बारे में कहूंगी कि जिए तो क्या जिए हम सब अपनी ही खातिर, किसी और की जिंदगी भी कभी जीकर तो देखो, यूं भी कभी जीकर तो देखो। तो माई ने जी है जो जिंदगी, अगर हम उसका चित्रण देखना चाहते हैं तो कभी किसी अनाथ आश्रम में जाएं, देखें, समझें, उनके संघर्ष को समझे, तो हमारा जो अहंकार होता है, हमें लगता है हम कहीं कुछ हैं, कुछ बन गए हैं, तो वह सब नीचे आ जाता है और हम एक बार पुनः अपने धरातल पर जुड़ जाते हैं, अपनी जमीन से जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। धन्यवाद। बहुत सुंदर सिंधु ताई के बारे में हमने इतनी बातें की यहाँ पर। भारत के महानायकों की इस श्रृंखला में गाथावली स्वतंत्रता से समुन्नति की आज 36वां दिन था। 75 में से हमने 36 कदम चल चुके हैं। बाकी कदम हम इसी प्रकार चलते रहेंगे, एक से एक महान व्यक्तित्व हम यहाँ लेकर आते रहेंगे। और
नई नई बातें करते रहेंगे, बहुत सी जानकारियां लोगों को देते रहेंगे और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, व्यक्तित्व के बारे में और नए नए चीजें यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत बढ़िया। सिंधुताई के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें की। सिंधुताई ममता की मूरत, सबके लिए एक प्रेरणादायी स्रोत, पूरा जीवन समर्पित दूसरों के लिए, अपने लिए उन्होंने एक तिनका नहीं रखा। बिल्कुल अपनी बेटी को ही दे दिया। उन्होंने अपनी बेटी तक को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बाधा हो रही थी उनके उन कार्यों में। बहुत ही मार्मिक कथा उनकी, बहुत ही द्रमिड़ करने वाली कथा। साथ ही जीवन को किस तरह हम उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, ये भी हमें सीख दे जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, और आपसे जुड़कर और हम आज कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, जितने हमसे जुड़े हुए हैं आज फेसबुक के माध्यम से, सबको हम आभारी हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।